नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसबीआई बैंक का एनालिसिस करेंगे क्योंकि आपको पता है किसी भी बैंक का एनालिसिस करना दूसरी कंपनियों की तुलना में काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पे रेशियो चेंज हो जाते हैं। स्पेशली ऐसे इन्वेस्टर जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में एसबीआई बैंक का एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बैंक का एनालिसिस खुद ही कर सकते हो। तो दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों लगभग ये 180 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ सब्सिडियरीज कंपनी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे आती है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। ये एक लिस्टेड कंपनी है और एसबीआई की इसके अंदर लगभग 58% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, उसके बाद आता है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ये एक अनलिस्टेड कंपनी है और एसबीआई की इसके अंदर लगभग 70% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, उसके बाद आता है आपका फेवरेट एसबीआई कार्ड। ये भी एक लिस्टेड कंपनी है और एसबीआई की लगभग 70% हिस्सेदारी इसमें भी है। उसके बाद दोस्तों आता है यस बैंक। आपने फिलहाल न्यूज देखी होगी कि एसबीआई ने यस बैंक में लगभग 49% की हिस्सेदारी खरीद ली है। तो यस बैंक में लगभग 49% की हिस्सेदारी एसबीआई बैंक की है। दोस्तों, उसके बाद आता है एसबीआई म्यूचुअल फंड या एसबीआई एएमसी। इसके अंदर लगभग 63% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, आपको पता है कि मार्केट के अंदर दो कंपनी लिस्टेड है, निपुण एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया की नंबर 1 एएमसी एचडीएफसी एएमसी थी, लेकिन अभी फिलहाल एसबीआई एएमसी ने उसको टेक ओवर कर लिया है, उसको पीछे छोड़ दिया। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि एचडीएफसी एएमसी को एसबीआई एएमसी ने पीछे कैसे छोड़ दिया। दोस्तों, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज आती है जियो पेमेंट बैंक। इसको तो आप जानते ही होंगे। इसके अंदर भी एसबीआई की लगभग 30% की हिस्सेदारी है। हो सकता है ये आपको नहीं पता हो या पता हो, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जियो पेमेंट बैंक में भी एसबीआई की लगभग 30% की हिस्सेदारी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। जैसे कि आप देख पा रहे हो लगभग 24,000 ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर एसबीआई की। अगर हम इसका कंपटीटर देखें तो इसका नंबर 1 प्राइवेट बैंक एचडीएफसी इसका नंबर 1 कंपटीटर है, जिसके लगभग 5,314 ब्रांचेज हैं। उसके बाद अगर दूसरा और कंपटीटर देखें दोस्तों, तो लगभग आईसीआईसी बैंक की लगभग 5,275 ब्रांचेज हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, इन दोनों बैंकों से एचडीएफसी आईसीआईसी लगभग 5 गुना ब्रांचेज एसबीआई की है। एसबीआई हर गांव में लगभग छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी एसबीआई की ब्रांच आपको मिल जाएंगी। तो ये इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है और इसी वजह से इसने एचडीएफसी एएमसी को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि जहां पे एचडीएफसी एक अकाउंट खोलती है वहां पे एसबीआई लगभग 10 या 20 अकाउंट खोलती है और वहां पे लोग अपनी एसआईपी कराते हैं 500 रुपए, 2,000 रुपए, 1,000 रुपए। तो इसके चलते एसबीआई एएमसी ने एचडीएफसी एएमसी को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कुछ फंडामेंटल्स की। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी बुक वैल्यू है लगभग 262 रुपए। अगर पी वैल्यू देखें, एनुअल देखें, तो लगभग दोस्तों 70 है, जो कि काफी हाई है। लेकिन अगर आप लास्ट 12 मंथ की पी देखते हो तो लगभग 11 के आसपास है। तो ये काफी कम हो गई है, क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिट भी बढ़ाया है अपना और कंपनी का प्राइस भी काफी नीचे आ गया। तो इस चक्कर में 11 आ गई है। अर्निंग पर शेयर देखते हैं दोस्तों, लास्ट 12 मंथ की तो लगभग 16 रुपए के आसपास है। अगर कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 1,61,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हो तो दोस्तों लगभग अपने बुक वैल्यू से काफी डाउन है, 0.69। अब दोस्तों, अगर हिस्टोरिकल इसकी पी देखते हैं तो लगभग 12.48 है, जो कि अपने लगभग फिलहाल पी के आसपास ही है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखते हैं तो कंपनी को लगभग 32.92 की लगभग माइनस में ग्रोथ हुई है, मतलब नेगेटिव ग्रोथ है, जो कि क्योंकि कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ कुछ लास्ट 5 साल से, तो ये ग्रोथ काफी कम है। और अगर अर्निंग पर शेयर ग्रोथ नेगेटिव में है तो पीजी रेशियो भी डेफिनेटली नेगेटिव में आ जाएगा और डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, लगभग 2015 तक कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छी तरह से ग्रो किया था, लेकिन 2016, 17, 18, 19 में कंपनी का रेवेन्यू इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करें तो 1 साल का देखें तो लगभग 7.8%, 3 साल का देखें तो 6.5% और 5 साल का देखें तो 4.8%, जो कि बहुत ही कम रेवेन्यू ग्रोथ है। लेकिन अगर 12 साल का हम देखते हैं तो लगभग 15 के आसपास इसकी रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर किसी कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ 15% के आसपास है तो काफी अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ मानी जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की। दोस्तों, पहला रेशियो आता है नेट प्रॉफिट वर्सेज अर्निंग पर शेयर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नेट प्रॉफिट काफी कम आ रहा है तो अर्निंग पर शेयर भी घट रही है। उसके बाद दोस्तों आता है डिविडेंड। जैसे कि आप देख पा रहे हो, डिविडेंड कंपनी लास्ट 2017 में दिया था, उसके बाद कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। दोस्तों, अब हम सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो नेट एनपी रेशियो के बारे में बात करेंगे, जो कि बैंक है लगभग 5.7।
दोस्तों इसको हम सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि बैंक ने अगर मान लो 100 लोगों को लोन दिया तो कितने लोगों ने उसको लोन नहीं लौटाया। तो ये लगभग 100 लोगों को लोन देते हैं तो लगभग 5.7 या लगभग 6%, 6 आदमी ऐसे हैं जो कि बैंक को लोन नहीं लौटाते। तो ये की बहुत ही बुरा रेशियो है, अगर क्योंकि ये रेशियो लगभग 1 से नीचे रहना चाहिए, 1 से कम रहना चाहिए, तो किसी भी बैंक के लिए अच्छा है। आपने देखा होगा कि आपने सुना होगा कि एसबीआई की एसेट क्वालिटी काफी अच्छी होगी या काफी खराब होगी। तो दोस्तों वो एसेट क्वालिटी जो है वो यहीं से निकल के आती है। अगर किसी बैंक का एनपीए बढ़ता है तो उसकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई, अगर किसी बैंक का एनपीए कम हो जाता है तो उसकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो गई। तो ये होती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि ये बैंक के एसेट है। दोस्तों उसके बाद आता है बोरोइंग टू नेटवर्थ रेशियो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, जैसा कि आप दूसरी कंपनियों में देखते हो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कि कंपनी पर कर्जा कितना है, तो सेम वैसा ही रेशियो है, उसके सिमिलर ही मान सकते हो आप इसको। क्योंकि अगर किसी कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 हो या उससे कम हो तो उसको ठीक माना जाता है कि एक्सेप्टेबल है। वैसे तो लोन जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है, लेकिन अगर हम बैंक की बात करें तो ये रेशियो लगभग 1.5 तक अगर किसी बैंक का रहता है तो वो एक्सेप्टेबल है, उसके लिए ज्यादा वरी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये लगभग कंपनी का 1.7 है, जो कि काफी ठीक है, इतना बुरा रेशियो नहीं माना जा सकता। तो दोस्तों उसके बाद आता है फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो, जो कि कंपनी का है लगभग 16.58। फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो क्या होता है दोस्तों? टोटल एसेट अपॉन नेटवर्थ। इसको हम सिंपल भाषा में समझते हैं, जैसा कि मान लो बैंक एफडी करता है और बैंक की नेटवर्थ टोटल है 100 रुपए और बैंक ने 200 रुपए की एफडी कर ली, तो फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो हो गया 2 गुना, मतलब 2 हो गया, क्योंकि बैंक ने अपने जो नेटवर्थ है उससे 2 गुना एफडी की है। अगर मान लो बैंक ने नेटवर्थ है टोटल 100 रुपए और बैंक ने 1500 रुपए की एफडी कर दी, तो लगभग फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो हो गया 15 गुना, तो जो कि बैंक का 16 गुना है। दोस्तों अगर ये बढ़ता है 12 से 15 के ऊपर जाता है तो बैंक के लिए रिस्क भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो एफडी पे एफडी किए जा रही है और उसको क्योंकि एफडी करना है तो एफडी पे तो बैंक को रिटर्न देना पड़ेगा। और रिटर्न कब देगा? जब बैंक उसको आगे इन्वेस्ट करेगा, तो बैंक को ज्यादा रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कहीं मार्केट में, कहीं किसी को लोन देना पड़ेगा, तो वहां पे रिस्क बढ़ता जाएगा कंपनी का, क्योंकि तो नेटवर्थ तो काफी कम है और उसके 16 गुना आपने डिपॉजिट कर रखा है। तो डिपॉजिट जो कर रखा है उसको आपको कहीं यूटिलाइज भी करना है, उसको इन्वेस्टमेंट भी करना है, तो ये एक रिस्क कंपनी पे ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। तो ये लगभग अगर 12 से 15 के बीच में रहता है किसी भी बैंक का तो काफी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों इसके और भी नाम है, जैसे इक्विटी मल्टीप्लायर, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, कंज्यूमर लीवरेज रेशियो। अगर आपको कहीं ये चीज भी दिखाई दे तो आप समझ लेना कि ये फाइनेंशियल लीवरेज रेशियो के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों उसके बाद आता है लोन टू डिपॉजिट रेशियो। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है, क्योंकि बैंक लोग बैंक में एफडी कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, तो ये रेशियो ये दिखाता है कि बैंक उस जो लोन डिपॉजिट किया है उसको कितने परसेंट यूटिलाइज कर लिया या इन्वेस्टमेंट कर दिया, किसी को लोन दे दिया या मार्केट में इन्वेस्ट कर लिया या कहीं और इन्वेस्ट कर दिया। जैसे कि मान लो किसी बैंक ने 1500 करोड़ की एफडी की और 1500 करोड़ ही उसने इन्वेस्ट कर दिया, तो ये भी बहुत ही रिस्की हो गया, क्योंकि सभी के सभी उसने इन्वेस्ट कर दिया। अगर मान ले कोई बंदा लेने आ गया पैसे एफडी तोड़वाने, तो कहां से देगा बैंक? तो ये भी अनहेल्दी माना जाता है। अगर किसी बैंक का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो अगर 80 से 90% के बीच में होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। इस कंडीशन में एसबीआई का जो लोन टू डिपॉजिट रेशियो है वो लगभग 75% है, जो कि ठीक है, अच्छा है, ज्यादा खराब रेशियो नहीं है। तो दोस्तों ये 4 इंपॉर्टेंट रेशियो थे जो आपको बहुत जरूरत है इनको समझना। उसके बाद दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तो आप जानते ही हैं कि इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों लगभग 15% अगर किसी रिटर्न ऑन इक्विटी होती है तो काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कंपनी की 1 से भी कम है, तो बहुत ही खराब कंडीशन मान सकते हैं इस सिचुएशन में कि बिल्कुल भी इक्विटी पे रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही कंपनी। उसके बाद दोस्तों आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। दोस्तों ये भी लगभग 15 से ऊपर ही होना चाहिए किसी भी कंपनी का, लेकिन यहाँ पे ये भी 1 से भी कम है, तो यहाँ भी बहुत ही बुरी कंडीशन है बैंक की। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू। जैसे कि आप देख पा रहे हो रेवेन्यू तो फिर भी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट तो वापस घट ही रहा है, बढ़ने का ना की बात तो छोड़ो, घट ही रहा है। तो यह भी कंपनी की काफी खराब सिचुएशन बोल सकते हैं, काफी वीक फंडामेंटल्स है कंपनी के। दोस्तों अब हम करते हैं इसका चार्ट एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये लगभग 1995 से इसका चार्ट है, और आप इसका मल्टी ईयर अगर सपोर्ट देखते हो तो लगभग 150 रुपए के आसपास इसका मल्टी ईयर सपोर्ट है, और अगर ये 150 रुपए के आसपास आता है तो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये कि एक फिक्स रेंज में ये लगभग ट्रेड कर रहा है, लगभग ये 13 सालों से एक ही रेंज में है। ये लगभग नीचे 150 जाता है नीचे की तरफ, और ऊपर लगभग 375 के आसपास ये रहता है। तो ये एक रेंज है, अगर इस रेंज को स्टॉक कभी भी तोड़ता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लेकिन फिर भी अगर देखते हो अगर इस रेंज के निचले लेवल पे अगर आप इसको खरीद पाओगे तो फिर भी आपको ये लगभग 375 तक का तो टारगेट दे सकता है। तो यहाँ से लगभग आपके पैसे डबल से ज्यादा कर सकता है बैंक।
तो यहाँ भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है इसको खरीदने की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके कैलिबर की कि कंपनी में दम कितना है। दोस्तों अगर यहाँ से कंपनी अपना लो रिटर्न भी देती है तो लगभग 21% यहाँ से बढ़ सकती है। दोस्तों अगर यहाँ से मीडियम रिटर्न देती है तो लगभग 95% ग्रो कर सकते हैं और आपके पैसे लगभग डबल कर सकती है। और दोस्तों अगर लगभग हाई रिटर्न देती है तो लगभग ये 163% का रिटर्न दे सकती है। दोस्तों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ऐसा अनुमान क्यों लगाया जा रहा है दोस्तों? जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा कि इसकी जो सब्सिडियरीज है वो काफी पावरफुल कंपनी है, जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस होगी, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस होगी, एसबीआई कार्ड हो गया, एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगी जिसने एचडीएफसी एमसी को पीछे छोड़ दिया। तो ये काफी पावरफुल कंपनी है और ये आने वाले समय में काफी ग्रोथ करेंगे, तो इससे एसबीआई को काफी फायदा होगा और कंपनी की ग्रोथ भी और इंप्रूव होगी। तो यहाँ ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एसबीआई बैंक के शेयर को खरीदने के लिए। तो दोस्तों ये एनालिसिस आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए, और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।